Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945 Part 3. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपने दो वीडियोस की बात कर ली है चैप्टर नंबर 2 में यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जिसमें मैंने डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल के बारे में बता रही हूँ। उससे ही आज अपन कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन है जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो अपन जो रेस्ट ऑफ शेड्यूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो सबसे पहला शेड्यूल है वो है शेड्यूल एक्स। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में याद है तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल एक्स में मैंने बताया था कि जो भी साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं वो सारी की सारी हैं जो कि शेड्यूल एक्स में आती हैं। साइकोट्रोपिक बेसिकली यानी कि जो हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हैं, चाहे वो एंजाइटी के लिए है, चाहे वो मेनिया के लिए है, चाहे वो दूसरी तरीके की जो मेडिसिन हैं, वो सारी की सारी शेड्यूल एक्स में आती हैं। ड्रग विच आर हैबिट फॉर्मिंग, साइकोट्रोपिक एंड अदर ड्रग्स लाइकली टू बी मिसयूज फॉर एडिटिव पर्पस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल एक्स। यानी कि जो भी साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं यानी कि जो दिमाग पर असर करती हैं, चाहे वो मेनिया हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन के लिए हो, वो सारी की सारी हैं जो कि शेड्यूल एक्स में आती हैं। काफी लोग इसका मिसयूज भी करते हैं नशे के रूप में, माइंड को काम करने के लिए। तो इस तरीके की मेडिसिन हैं जो सारी शेड्यूल एक्स में आती हैं। तो इन्हें लेने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं अपन। इफ इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ड्रग्स आर रेगुलेटेड अंडर स्पेशल प्रोविजन, यानी कि इस तरीके की मेडिसिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका शेड्यूल भी डिफरेंट रहेगा। साथ ही साथ लाइसेंस भी आपको अलग से लेना पड़ता है, प्लस इसकी रेगुलेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है। आपको अलग तरीके से इनको स्टोर करना है, अलग तरीके से इसको आपको सेल करना है। ऑल द रेगुलेशंस ऑफ शेड्यूल एच ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो शेड्यूल एच की जो रेगुलेशन थी, यानी कि आपको इसे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही देना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये मेडिसिन नहीं देनी है, वो भी रेगुलेशन इसके अंदर आती है। द रिटेलर मस्ट कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years एंड द ड्रग मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की सिस्टम। यानी कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी रिटेलर है, जो भी लाइसेंसी है, उसे जो भी अगर ये मेडिसिन इस तरीके की कोई मेडिसिन है जो कि प्रिस्क्रिप्शन आधार पर उससे कोई लेता है, उसकी जो डिटेल नोट है वो कम से कम 2 साल तक अपने पास रखेगा। उसके अंदर इंक्लूड होगा कि भाई पेशेंट कौन है, किस लिए चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी में उसने ली, ये सारी चीजें रखता है। साथ ही साथ इस तरीके की मेडिसिन उसे अपने फार्मेसी के अंदर लॉक एंड की सिस्टम में भी रखनी है ताकि कोई मिसयूज उसका ना हो सके। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक एम्फेटामिन है, सेकोबार्बिटल है, ग्लूटाथाइमिड है, साइक्लोबार्बिटल, फिनाइलक्लिडिन एंड फिनोबार्बिटल, इस तरीके की जो भी मेडिसिन है जो कि एक तरीके से साइकोट्रोपिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी की सारी शेड्यूल एक्स के अंदर आती हैं। फिर बात करते हैं शेड्यूल वाई की। शेड्यूल वाई है जो कि क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड था, यानी कि अगर आपने कोई मेडिसिन है जो रिसर्च की है, डायग्नोस किया है, तो आप पेशेंट को तभी दे सकते हो जब उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कि पूरे फेवरेबल पोजीशन में हो। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के टाइम में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, अपने को कौन सा फॉर्म लेना पड़ता है, क्या क्या उसके सबमिशन के प्रोसेस हैं, वो सारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 2 पार्ट में है ये। डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, यानी कि बेसिकली जो शेड्यूल वाई है ये बताता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स करने के समय अपने को कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स रहेंगे और कौन सी अपने को गाइडलाइन है जो कि फॉलो करनी है अगर अपन इस तरीके की मेडिसिन को इंपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल में फर्स्ट है परमिशन ऑफ ट्रायल्स। 1 must apply for Form 12 for test license. The application shall comprise data of various phase, protocol for purpose trials, case report form to be used, name of investigator and the institution। यानी कि जैसे ही आप कोई मेडिसिन का ट्रायल कर रहे हो, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो सबसे पहले आप फॉर्म 12 लेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ आपको डेटा कौन कौन से सबमिट कर रहे हैं, कि आप किस किस प्रोसीजर से है जो कि ट्रायल कर रहे हो, किस आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या क्या आ रही हैं, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है ट्रायल्स को और किस संस्था के अंदर ये चीज की जा रही है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टिगेटर। आप जब क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो जो स्पॉन्सर है जो कि वहां पे क्लिनिकल ट्रायल करवा रहा है, चाहे वॉलंटरी जो लोगों को लेकर, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। Sponsor must submit the annual status report of each clinical trial to the licensing authority. Any termination, unusual, unexpected or serious adverse reaction detected during trials must be communicated to the authority। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है जो कि ट्रायल कर रहा है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उसमें जो भी आपको अनयूजुअल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उस ड्रग के,
अभी तक आपकी ड्रग अप्रूव थी, अब लास्ट अप्रूवल आपको क्लिनिकल ट्रायल्स का चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कोई भी अनयूजुअल है जो कि रिजल्ट देखने को मिले कि भाई मेडिसिन लेने पे कुछ दूसरे तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो ये सारी की सारी है जो कि उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को है जो कि सबमिट करनी है, ताकि वो चीज़ है जो कि रिन्यूअल कंटिन्यू हो उस पर्टिकुलर ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल का, ये भी जरूरी है। In all trials, informal written voluntary consent must be obtained from each volunteer in the prescribed form। साथ ही साथ जब आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो किसी ना किसी ह्यूमन के ऊपर, तो ये जरूरी है कि उनसे आप रिटर्न के अंदर सारे के सारे कंसेंट ले लो कि उनके ऊपर आप जो भी ट्रायल कर रहे हो इससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी प्रॉपरली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर दिया जाता है जो कि सबमिट करना होता है। क्लिनिकल ट्रायल में सब कुछ सही है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन कौन से डेटा अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे अब सबमिट करने के लिए, ताकि अपने को जो न्यू ड्रग है मार्केट में वो लॉन्च कर सके। दूसरा पॉइंट है इसका, डेटा रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विथ द एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू मार्केट न्यू ड्रग, यानी कि बेसिकली अपने को कौन से डेटा रिक्वायर्ड है, क्या अपने को एप्लीकेशन के रूप में सबमिट करना है कोई भी मार्केट में न्यू ड्रग लॉन्च करने के लिए। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल ट्रायल की इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, साथ ही साथ क्लिनिकल ट्रायल में आपकी ड्रग के बारे में आपको क्या पता चला, वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिकेसी है उसकी, टॉलरेटेबल डोज क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिएगी क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन। देन एनिमल टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि जब आप एनिमल्स पे स्टडी कर रहे हैं तो एक्यूट स्टडीज, क्रोनिक स्टडी, रिप्रोडक्शन स्टेटस क्या रहा था उनका, फर्टिलिटी, टेराटोजेनिक एंड प्रीनेटल स्टडीज, लोकल टॉक्सिकोलॉजी, म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, यानी कि बेसिकली आपकी जो ड्रग है क्या उससे कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिली, कोई म्यूटेशन तो नहीं देखने को मिल रहा, कैंसरस कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा एनिमल्स के अंदर, स्टेरिलिटी तो मेंटेन नहीं हो रही, प्रीनेटल कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ये सारी स्टडीज भी आपको बतानी पड़ेगी। देन एनिमल फार्माकोलॉजी, कौन सा एनिमल ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी है, पर्टिकुलर डोज क्या है, ये सारी चीजें। देन फेज 1, 2 एंड 3 ट्रायल्स के सारी इंफॉर्मेशन एंड डेटा भी आपको सबमिट करने हैं। फेज 1, 2 एंड 3 ट्रायल बेसिकली तो अमाउंट ऑफ पर्सन या वॉलंटियर्स की होती है, साथ ही साथ हर एक फेज में कोई स्पेसिफिक जो चीज है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वो क्या है उसके बारे में भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। देन स्पेशल स्टडीज लाइक बायो अवेलेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन स्टडीज। बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली आपकी ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में किस तरीके से और कितनी क्वांटिटी में पहुंच रही है, और डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व किस स्पीड से हो रही है। ये सारी स्टडीज के जो डेटास हैं वो आपको सबमिट कर रहे हैं, तभी आपको मार्केट में न्यू ड्रग लाने की परमिशन दी जा सकती है, अगर उनमें कुछ भी प्रॉब्लम ना दिखी तो। फेज 1 ट्रायल की अगर बात करें तो फेज 1 ट्रायल इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रायल। It determine the maximum tolerated dose in humans, pharmacodynamics effect and adverse effect। यानी कि बेसिकली फेज 1 ट्रायल है जो कि वो है कि आपको जो डोज है पर पर्सन कितनी दी जानी चाहिए, कोई ना कोई जो अपने को इफेक्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए। साथ ही साथ डायनामिक्स, यानी कि जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में जाके क्या इफेक्ट लाती है वो चीजें, और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है क्या, ये सारी चीजें फर्स्ट फेज पे है जो कि ज्यादा फोकसली देखी जाती है। फेज 2 ट्रायल इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स। होता ये भी ह्यूमन बींग्स पे एक लार्ज क्वांटिटी के साथ, बट जो डिटर्मिनेशंस हैं वो कुछ डिफरेंट रहती हैं फर्स्ट से। इसमें बेसिकली ये देखी जाती है कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है, किस रेंज में सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज उस तरीके की बीमारी की मार्केट में ऑलरेडी ड्रग आ रखी है जिसकी रिक्वायरमेंट है 500 मिलीग्राम, अब आपने एक नई मेडिसिन बनाई जिसकी क्वांटिटी चाहिए 650 मिलीग्राम, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ प्रीवियस ड्रग से तो वो हिसाब से खराब भी हुई। अपन जब भी रिसर्च करते हैं तो प्रीवियस के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए करते हैं, तो वो चीजें हैं जो बेसिकली फेज 2 में देखी जाती है कि इफेक्टिव डोज रेंज क्या रहेगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, और काइनेटिक यानी कि किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबॉलिज्म क्या है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस है जो कि क्या रहेगी। फिर बात करते हैं फेज 3 ट्रायल, यानी कि जो कंफर्मेटरी ट्रायल्स हैं। अगर ये सब कुछ सही है, आपको एक प्रॉपर टॉलरेटेड डोज देखने को मिल गई, डायनेमिक्स भी ठीक है, काइनेटिक प्रोसीजर्स भी ठीक है, कुछ सच है कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो जो कंफर्मेटरी ट्रायल है यानी कि इस ट्रायल के बाद आपको मार्केट में न्यू ड्रग के लिए परमिशन दी जा सकती है, वो इज फेज 3। बेसिकली फेज 3 इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस अबाउट द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। एफिकेसी अबाउट जस्ट की अमाउंट कितना है जिससे आपका काम हो जाएगा। एक तो चीज वो भाई 500 मिलीग्राम अपने डोज बनानी है, दूसरा सेफ्टी, किस सेफ्टी उसके प्रिकॉशंस है जो कि क्या है,
क्या ह्यूमन बीइंग है उसे कंटिन्यूटी टर्म्स में ले सकते हैं, कोई दूसरे मेडिसिन के साथ उसका कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है, ये सारे उसके सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। The report of the complete trial shall be submitted by the applicant, duly signed by the investigator within a specified period of time. It should include description, action, indication, doses, precaution, drug interaction, warning and adverse reaction. यानी कि बेसिकली जो भी आप मार्केट में न्यू ड्रग लाने की कोशिश कर रहे हो उसकी जो रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो उसमें एक तो साइन होने चाहिए इन्वेस्टिगेटर के जिसने वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, कितने समय में क्या, साथ ही साथ उसकी मेडिसिन की एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशन क्या होने चाहिए, डोज के अंदर प्रिकॉशन अपने को क्या रखना है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है, वार्निंग्स क्या होनी चाहिए और एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, वो सब चीजें भी आपको बतानी है। फिर बात करते हैं शेड्यूल एफ की। शेड्यूल एफ से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में याद करवाया था एफ फॉर फाइट, एंड फाइट होगी तो क्या निकलेगा, ब्लड। तो उस हिसाब से अपन जो शेड्यूल एफ है उसे ब्लड से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक, यानी कि जो शेड्यूल एफ है वो बेसिकली ब्लड बैंक रन करने के लिए अपने को क्या क्या रेगुलेशन रखनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में बात करती है। F1 के अंदर सारा आता है बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, सेराज एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, while F2 is for surgical dressings regulation and F3 is for umbilical tapes like polyester या फिर कॉटन जो टैप्स होती है वो। और FF के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं चाहे वो सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो या फिर ऑइंटमेंट हो, उन सब के रेगुलेशन या फिर स्टैंडर्ड्स के लिए आती हैं। जो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें आपको कोई खास चीज़ देखने को मिलती है कि उसकी जो लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन अपन डालते हैं अदर देन फॉर्मुलेशन से। वो क्या रहती है, द स्टेटमेंट यूज द सॉल्यूशन विद इन अ मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, यानी कि बेसिकली आपने जैसे ही ऑप्थेल्मिक का कंटेनर ओपन कर लिया है तब आपको उसको 1 महीने के अंदर यूज करना है, और अगर आपकी उसके बाद की यूज बची है उसकी और आपका काम हो गया है तो उसको 1 महीने बाद आपको है जो कि डिस्कार्ड कर देना है, उसको कुछ समय के लिए फिर यूज करने के हिसाब से नहीं रखना। देन नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज, साथ ही साथ आप कौन से प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हो, चाहे वो बेंजम क्लोनियम क्लोराइड हो या कोई दूसरा हो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी आपको बताना है। तीसरी, इट इज नॉट फॉर इंजेक्शन, क्योंकि जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के कंटेनर आते हैं वो कुछ ना कुछ वायल्स या फिर एम्प्यूल जैसे दिखते हैं, इसलिए उनके ऊपर अपने को प्रॉपर्ली ये भी लिखना है कि भाई ये इंजेक्शन के रूप में नहीं है, साथ ही ओरल यूज के लिए भी नहीं है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए, कूल प्लेस है, कोल्ड प्लेस है, रूम टेम्परेचर है, वो भी होना चाहिए। देन वार्निंग्स दैट इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट द फिजिशियन, यानी कि अगर आप वो आई ड्रॉप लेते हुए, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस लेते हुए आपको इरिटेशन फील होती है तो आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर कंटेनर का यूज करना भी बंद करना है। Do not touch the dropper tape or the other dispensing tape to any surface since this may contaminate the solution। साथ ही साथ कोशिश ये करनी कि जो ड्रॉपर से अपन आंखों में वो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं उसकी टिप को अपन हाथों से ना छुएं, क्योंकि ऑब्वियस से अपने हाथों से उसमें कंटामिनेशन जा सकती है और वो कंटामिनेशन अपनी आंखों में जा सकती है, वो कोई ना कोई तरीके की इरिटेशन या फिर एलर्जी क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं पार्ट 12B की। ये जो पार्ट है ये भी जो है शेड्यूल एफ से रिलेटेड ही है, यानी कि जो ब्लड बैंक है उसी के रिलेटेड है, यानी कि आपको कितना इक्विपमेंट चाहिए, क्या प्रीमाइसेस होगी जब भी आप ब्लड बैंक को ऑपरेट करेंगे तब। तो द रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइसेस, पर्सनल इक्विपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड और फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, इट्स फॉर शेड्यूल 12B, यानी कि बेसिकली ब्लड बैंक ओपन करने के लिए कितने आपको पर्सन रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको इस शेड्यूल के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ इट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल एफ, ये शेड्यूल एफ का ही एक सब पार्ट है। अब कंपोनेंट्स की बात करें कि आपको क्या क्या चीजें रखनी है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इज ब्लड बैंक एंड ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए। बेसिकली जो जनरल कंपोनेंट है वो तो होने चाहिए, साथ ही साथ अकोमोडेशन फॉर अ ब्लड बैंक, पर्सनल, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन, बीपी ऑपरेटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इक्विपमेंट में बात करें कौन कौन से होने चाहिए। तो बीपी ऑपरेटर्स, स्टेथोस्कोप, ब्लड बैग्स लाइक सिंगल, डबल, ट्रिपल और क्वार्टर पोल, डोनर क्वेश्चनरीज, वेइंग डिवाइस फॉर डोनर्स,
weighing device for blood bank, artery forceps, scissor, steppers for blood tubing, बेड शीट, ब्लैंकेट्स, मैट्रेस, लेंसेट्स, लेंसेट बेसिकली ये जो चीज़ है जो पिक करने के लिए यूज़ की जाती है ब्लड, स्वैब स्टिक, टूथपिक्स, ग्लास लाइट्स, पोर्टेबल हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर सल्फेट 337, टेस्ट ट्यूब बिग and 12 into 100 millimeter small, test tube stands, anti-A, anti-B, anti-AB, anti-Sera, anti-D, medicated adhesive tab, plastic waste basket, donor cards and refreshment for donors, emergency medical kit, insulated blood bags container with provision for storage between 2 to 10 degrees centigrade, dielectrical sealer or portable tube sealer, needle destroyer wherever necessary, supplies and reagents, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए सबके आपके पास। क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनेशन क्या क्या हो सकता है वो सारी एक लिस्ट होनी चाहिए। देन स्पेशल रिएजेंट्स क्या हैं, टेस्टिंग ऑफ होल ब्लड, रिकॉर्ड्स एंड लेवल्स, यानी कि बेसिकली आप अगर एक ब्लड बैंक ओपन करने जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ब्लड सैंपल्स आप लेंगे, तो ब्लड सैंपल हर तरीके का हो सकता है, चाहे जैसे ब्लड ग्रुप निकालना है तो ब्लड ग्रुप निकालने के लिए यू ओनली नीड अ लैंसेट्स, राइट। हीमोग्लोबिन चेक करना है या फिर शुगर चेक करनी है तो लैंसेट से काम हो जाता है, तो उस तरीके के लैंसेट्स आपके पास होनी चाहिए। तो ब्लड डोनेट करने आ रहा है तो उसके हिसाब से आपके पास प्रॉपर बैग्स होने चाहिए। कोई ब्लड ग्रुप चेक करवा तो उसके हिसाब से जो सेराज होती हैं, एंटी ए, एंटी बी, ये सारी आपके पास होनी चाहिए। बीपी अपडेट्स होनी चाहिए, बीपी चेक करने के लिए हर तरीके के फोर्सेप्स होनी चाहिए आपके पास, स्ट्रिप्स होनी चाहिए, वापस उसको कवर करने के लिए प्रॉपर बेडशीट्स होनी चाहिए, अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा हो तो वो आसानी से वहाँ पर लेट सके। प्रॉपर रिफ्रेशमेंट देना चाहिए जैसे ही वो लोग हैं जो कि आपको ब्लड डोनेट करें उसके बाद, साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी ऑपरेशन प्रोसीजर्स क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, उसके आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए। प्लस कौन कौन से रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ब्लड को क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए अगर आप उसे टेस्टिंग सैंपल्स के रूप में ले रहे हैं, वो सारे आपके पास होने चाहिए। स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीजें आपके ब्लड बैंक के अंदर कंपोनेंट्स के रूप में आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ब्लड बैंक है जो कि ओपन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की। फर्स्ट इज प्रीमाइसेस एंड पर्सनल, आप कर सकते हैं प्रीमाइसेस के अंदर कर सकते हैं, फिर पर्सनल कोई ब्लड डोनेशन कैंप आप लगा सकते हैं। पर्सनल फॉर आउटडोर ब्लड डोनेशन कैंप की अगर बात करें तो वहां पे कौन कौन होना चाहिए अगर आप बाहर कोई ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं आउटर द आपका प्रीमाइसेस, 1 मेडिकल ऑफिसर, 2 नर्सेज और फीबोटोमिस्ट फॉर मैनेजिंग 6 to 8 डोनर टेबल्स। अब फीबोटोमिस्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि ब्लड सैंपल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। 2 मेडिको सोशल वर्कर, 3 ब्लड बैंक टेक्नीशियंस, 2 अटेंडेंट्स, vehicle having a capacity of 8 to 10% with provision for carrying of donation goods including of facilities to conduct a blood donation camp। यानी कि बेसिकली अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं तो आपके पास इस तरीके से लोग होने चाहिए, इस तरीके से डिवाइडेड होने चाहिए प्रोफेशनल वाइज, तब जाके आप किसी दूसरी जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑन कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इक्विपमेंट्स मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं, वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स आपको साथ में लेके जाने होंगे। देन प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम होल ब्लड बाय अ ब्लड बैंक, वो क्या क्या चीजें आपको अगर ऑब्वियस है जब आप ब्लड बैंक में हो तो ब्लड तो है जो कि 2 महीने बाद खराब हो जाता है, तो उसके बाद उसकी किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाए, उसमें से रिक्वायर्ड सामान किस तरीके से आप फिल्टर करें ताकि उन्हें अपन लॉन्ग टर्म में यूज कर सकें, वो सारी चीजें भी हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को पर्टिकुलर प्लेटलेट्स ही चाहिए, किसी को ग्रेन्युलोसाइट्स ही चाहिए, किसी को पर्टिकुलर कोई दूसरी चीज चाहिए, तो वो भी आप है जो कि उससे एक्सट्रैक्ट आउट करते हो इंटरनली ब्लड बैंक के अंदर। वो कैसे होता है, फर्स्ट इज अकोमोडेशन, ऑब्वियस है, इक्विपमेंट, पर्सनल, टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, कैटेगरीज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, कंसंट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को आपको सेपरेट करना आना चाहिए, प्लेटलेट्स को आना चाहिए, ग्रेन्युलोसाइट्स को आना चाहिए, फ्रोजन प्लाज्मा आपके पास होना चाहिए एंड क्रायो प्रेसिपिटेट्स आप अलग से सेपरेट कर सकते हैं। फिर लास्ट है ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। अगर आपको याद है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बेसिकली ये वो तरीके के एक्ट्स हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी भी है जैसे लोग कहते हैं कि भाई इसको आप तावीज़ बना के पहन लो तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा करोगे तो ये बीमारी हो जाएगी। तो बेसिकली जो मैजिकल भ्रांतियां हैं कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी या ये चीज़ अच्छी हो जाएगी,
भाई आपका मिसकैरेज करवाना है तो मिसकैरेज हो जाएगा, बेबी नहीं हो रहा तो ये करो ये हो जाएगा, तो वो सारे के सारे मैजिक रेमेडीज एक्ट हैं। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उस सिस्टम के अंदर। वो चीज़ें क्या है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर कौन सी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है जो कि मना है एज अ मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर। The act define magic remedy or any talisman, mantras, kavachas or any other object which is claimed to have miracles power to cure, diagnose, prevent or mitigate a disease in human or animal। यानी कि अगर आपने इस इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर में भी देखा था कि अपन उस तरीके की मेडिसिन को इंपोर्ट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जो ये दावा करती है कि हम जादुई तरीके से है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर देंगे। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा जो ताबीज है, मंत्र है, कवच हैं, उनमें ये चीज है जो कि लोग कहते हैं कि जादुई तरीके से आपकी बीमारियों का है जो कि इलाज हो जाएगा। वो चीज गलत है। आप उस तरीके के कोई भी मेडिसिन को सोल्ड आउट नहीं कर सकते। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें और आती है उसकी भी कैटेगरी दी गई है। It also includes such devices that are claimed to have power to influence structures or function of an organ in human or animals। साथ ही साथ दवाइयों के साथ उसमें वो भी चीज़ आएगी कि अगर कोई मशीन या डिवाइस के बारे में आपको बताए कि ये डिवाइस से आपका जो ऑर्गन है वो सही हो जाएगा, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर सही हो जाएगी, आप स्लिम फिट दिखने लग जाओगे, ये चीज़ें भी बिल्कुल गलत हैं। कोई भी ऐसी जादुई चीज़ नहीं होती जिससे कि आपकी बीमारी का इलाज हो सके या फिर आप है जो कि है ना कि ब्यूटीफुल दिखो या फिर स्लिम दिखो। ये ऑब्वियसली आपकी जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो धीरे धीरे मेहनत करने पे एक रेगुलर मेडिकेशन के साथ ही चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल होती हैं। द लॉ प्रोहिबिट एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज फॉर। मोस्टली जो ड्रग्स हैं जिनको मोस्टली अपन मैजिक रेमेडीज के रूप में देखते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो मोस्टली अपने को 3 तरीके से देखने को मिलती है। एक तो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम से देखने को मिलती है क्योंकि ऑब्वियस है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हैं फीमेल के अंदर, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत लोग हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें भी डालते हैं। दूसरा सेक्सुअल प्लेजर के लिए इंटरकोर्स में कुछ चीज़ों को बेटर करने के हिसाब से भी है जो कि इस तरीके की मेडिसिन को लोग बेचने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड वन इज मेन्स्ट्रुएशन डिसऑर्डर, जो फीमेल्स के अंदर जो मासिक धर्म है उसमें अगर कोई परेशानी है तो उसे सही करने के लिए भी इस तरीके की चीज़ें बेची जा सकती है, बट ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, इस तरीके की मेडिसिन आप नहीं बेच सकते। फर्स्ट है इंड्यूसिंग मिसकैरेज प्रिवेंटिंग कंसेप्शन इन वुमेन, यानी कि बेसिकली इस तरीके की कोई मेडिसिन का दावा करे कि ये लेते ही है जो मिसकैरेज हो जाएगा या ये लेते ही है जो कि कॉन्सेप्शन हो जाएगा, वो चीज़ भ्रांति है। प्रॉपर मेडिकेशन ही इसके आते हैं। ये ताबीज या फिर मंत्रा से वो चीज़ क्योर नहीं हो सकती। देन इम्प्रूविंग और मेंटेनिंग द कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, साथ ही साथ कोई चीज़ को कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी अगर कोई इस तरीके की मेडिसिन देता है तो वो भी चीज़ गलत है। देन करेक्शन ऑफ मेनुस्ट्रल डिसऑर्डर, यानी कि अगर कोई मासिक धर्म में कोई गड़बड़ है तो उसे भी करेक्ट करने के लिए इस तरीके की ताबीज़ या फिर मंत्र दिए जाएं, वो भी चीज़ गलत है। एक प्रॉपर मेडिकेशन से उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। देन क्योरिंग, डायग्नोस्टिंग, प्रिवेंटिंग एनी डिजीज और कंडीशन मेंशन्ड इन एन इंक्लूड शेड्यूल, साथ ही साथ शेड्यूल जे के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन हैं अकॉर्डिंग टू वो सब चीज़ों को अगर इस तरीके से क्योर या डायग्नोस करने की चीज़ बात की जाए तो वो भी प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर। तो आई होप योर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सारी की सारी शेड्यूल्स हैं जो आज अपने डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि किस तरीके से जो ड्रग्स हैं उनको अपन सेल कर सकते हैं और कौन कौन सी पेनल्टीज हैं अगर आप उसे गलत तरीके से सेल कर रहे हो तो। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.